जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से बात करें तो लगातार सियासी सरगर्मियां अरूज पे हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सोपोर के उम्मीदवार इरफान अली। इनसे बात करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं इनके पास। अगर हम तीसरे फेज़ की बात करें, जो यहाँ अगर हम बारामूला की बात करें, तीसरे फेज़ में यहाँ पे वोटिंग होगी, तो पहले आपसे मैं यही जानूँगा सर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो आपको टिकट मिला है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? आपका सफ़र अगर स्टार्ट हुआ था वो म्यूनसिपल काउंसिल से स्टार्ट हुआ था, अब आप जो टिकट आपको मिली है पीडीपी की तरफ से, तो क्या तैयारी करेंगे? नहीं, वर्कर साहिबान जितने भी हमारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, बेशक लीडर्स हमारे चले गए थे, लेकिन हमारे जो वर्कर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वहीं के वहीं पे हैं। हमारे वर्कर्स ने अपनी पार्टी जो है चेंज नहीं की। बाकी रही बात, इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन की पूरी तैयारी कर रहे हैं, शेर की तरह से आ जाए, शेर की तरह काम कर रहे हैं। यार दोस्त सब लगे हुए हैं, अपने वर्कर्स लगे हुए हैं। देख लेते हैं कि इंशाल्लाह रहमान कहाँ पे लैंड करते हैं। आप काउंसलर थे सोपोर म्यूनसिपल काउंसिल में, तो काफ़ी काम आपने किया, तो क्या वजह रही कि आपको यहाँ पे लड़ना पड़ा? बात करें। नहीं, ये मैं खुद नहीं लड़ना चाह रहा था, क्योंकि बीइंग ए बिजनेसमैन मुझे तो बाकी सारी भी चीज़ों को देखना होता है। बट ऑफ कोर्स yes, certain things which we need to understand on the ground reality, and the ground reality at this point of time is कि लोगों को यहाँ पे एक सफोकेशन है। जो पीछे लीडर्स निकले हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँगा, चाहे कांग्रेस की बात करूँगा, बट दे हैव डन इन फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। तो 20 साल में हमने पकड़ दकड़ देखी यहाँ पे। 20 साल में हमने वो लोग भी देखे जिनको 2010 में लड़कों को यहाँ से उठवाते थे और फिर छुड़वाते थे। क्या वो डेमोक्रेसी है? क्या वो जमहूरियत है? तो मैं आज उनसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने 2010 में यहाँ पे लड़कों को उठाया था, फिर आप उसी ऑफिसर से उनको छुड़वाते थे, आप किस हक से मांग रहे हो कि आज मुझे वोट डालो? आज झूठ के सहारे आप कितनी देर तक चलोगे? झूठ ज़्यादा देर तक पर्दे के पीछे नहीं रहता। एट द एंड ऑफ द डे फैक्ट इज फैक्ट एंड नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट। लेकिन तब आप भी तो सरकार में थे ना, जब आपने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, तब भी आपकी भी गवर्नमेंट थी बीच में, तब भी ऐसा कुछ होता था पहले? 2014 के इलेक्शन में हमारे 2014 के इलेक्शन के आने के बाद ही हमने 12,000 नौजवानों का एफआईआर देने वापस लिया। जब मैं 12,000 नौजवानों की बात करता हूँ, दैट मीन्स कि मैं 12,000 फैमिलीज की बात करता हूँ। वो एफआईआर दिलाई किसने? वो एफआईआर बेशक गवर्नमेंट ने उस टाइम दिलाई थी। अगर आपको ये भी याद होगा कि मुफ्ती साहब, एक बार मुझे याद है, यहाँ से कुपवारा से आ रहे थे, तो यहाँ ओल्ड हॉस्पिटल के पास रुके, तो लड़कों का उस टाइम बड़ा पथराव हो गया। वहाँ पे एसएसपी हरमीत सिंह हुआ करते थे। उसने एसपी हरमीत सिंह को बोला कि इनने पथराव मेरे ऊपर कर दिया, लेकिन मेरे निकलने के बाद इनको बंद नहीं करना, क्योंकि इन्होंने मुफ्ती साहब के ऊपर पथराव किया, इन्होंने आप के ऊपर पथराव नहीं किया। मुझे कोई ये मैसेज नहीं आनी चाहिए शायद को कि कोई लड़का आपने बंद कर दिया। तो आपको समझनी चाहिए लीडरशिप और लीडरशिप में कितनी डिफरेंस है, लीडरशिप और लीडरशिप में कितनी फर्क है। अगर हम सोपोर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, अभी भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि छोटा लंदन इसको कहा जाता है, एप्पल टाउन भी, एप्पल जो है सबसे बड़ी मंडी भी यहीं पे। तो क्या करेंगे आप कल को अगर आप पावर में आते हैं? अगर मैं इक़्तिदार में आता हूँ, कि मैं आपको 100% बोलता हूँ, 3 चीज़ों पर मेरी जो प्रायोरिटी है वो 3 चीज़ ये हैं कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम इज़ योर बेसिक फंडामेंटल राइट। हेल्थ केयर सिस्टम को मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपका पैरामेडिक्स होगा, जिसमें आपका आईसीयू 24/7 आवर्स चलेगा, जिसमें आपके बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे और बहुत अच्छे नर्स होंगे, और जिसमें टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत अच्छी होंगी। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन जो एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन मिलती है, वो शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं मिलती है। उस एजुकेशन सिस्टम को मैं प्राइवेट स्कूल्स में जो एजुकेशन मिलती है उसको एड पार करने की कोशिश करूँगा, जो गवर्नमेंट स्कूल में भी मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी पुराना है, अगर सोपोर की सड़कें तंग है, अब उस पर क्या? सड़कें तंग होने से कुछ नहीं होगा। वही आपको पता है कि मुझे लगता है, व्हाट आई पर्सनली फील इज वी लिव इन अ स्टोन एज, इट्स एन आर्कियोलॉजिकल एज फॉर मी, वेयर यू हैव सीन सच अ टाउन, सच अ ब्यूटीफुल टाउन, जहाँ पे इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, और उस टाउन में big rocks have been placed in the middle of the roads। तो आपको लगता है जो इससे पहले हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है? फिर उस हवाले से सोपोर की बात, ये बात आपको प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर से पूछनी चाहिए। मैं उससे आगे की बात करूं, जो उससे आगे आपका कौन था? उससे आगे आपका गुलाम रसूल कार साहब थे, मेंबर पार्लियामेंट, उसको भी उसने कोई जीता नहीं, उसको नॉमिनेशन में उठाया गया था। तो उस टाइम क्या, ये पीएचई के 2 मुलाजिम मैंने लगाई, ये तो डेवलपमेंट नहीं है। मैंने वहाँ पे 2 बिजली में 2 बंदों को अकाउंटेड किया, ये तो डेवलपमेंट नहीं है ना। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए। डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लड़के क्यों आज ब्रिजेस पे जाके सुसाइड कर रहे हैं? अगर मैं आज कोई काम करता हूँ, देखो हमारी जो डिमोनेटाइजेशन है वो कब हो गई थी? 2017 2018 में। आज उसका इफेक्ट पड़ रहा है, आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। सेम इज द केस विद द प्रीवियस पीरियड। व्हाट हैपेंड इन 2005, what happened in 2006, it was same situation, nothing got changed, nothing developed have been placed in Sopore। अगस्त 5 2019 के बाद जब एबोर्गेशन हुआ, तो उसके बाद आपको कोई चेंज नहीं लग रही है? क्योंकि सरकार दावा कर रही है हमने काफ़ी तामीर और तरक्की के हवाले से काम किया। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको बोलता हूँ कि यूर स्टेट गॉट डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट रीजन्स, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, एंड वी यूज्ड टू बी वन। लद्दाख भी हमारे साथ ही हुआ करता था। आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 व्हाट हैपेंड?
आपकी रोड सिर्फ बन गई और इंफ्रास्ट्रक्चर वही का वही पे है। नौजवान ने सुसाइड किए, आपके नौजवान इस वक्त जेल में बंद पड़े हुए हैं, उनके ऊपर UAPA लगाया गया, उनके ऊपर PSA लगाया गया। तो यहाँ पे जो लड़के हैं, यहाँ पे जो नौजवान हैं, कहाँ जाएंगे बेचारे? मासूम जवान इस वक्त जेल में बंद पड़े हुए हैं, उनके माओं को क्या जवाब देंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कल श्रीनगर आते हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो 3 खानदान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, PDP की बात की और कांग्रेस की बात की, कहा कि इन 3 खानदानों ने कश्मीर को बर्बाद करके रखा है। कैसे आप इसको देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करता हूँ तो मुझे दोगलापन याद आता है। उन्होंने PDP की बात की। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे स्टार्ट करता हूँ? नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब मैं बात करता हूँ तो उमर अब्दुल्ला साहब, यही उमर अब्दुल्ला साहब थे जिन्होंने आज से 20 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं चपरासी के लिए मुझे अप्रूवल लेनी पड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब से। फिर तो उसने कैसे 3 दिन के बाद फॉर्म अपना सबमिट कर दिया। तो वो कंटेस्ट कर रहे हैं 2 सीटों पर। हमारी महबूबा जी ने बोला कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, उसने किसी जगह से अपना फॉर्म जो है सबमिट नहीं किया। तो पहले तो ये खत्म हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो आपके सामने एक हैं, यहाँ पे एक हैं, वहाँ टनल पार करके और एक चीज़ दिखा रहे हैं। इनने हमेशा ही लोगों को झूठ बोला है, इनने झूठ के सहारे चलते हैं और झूठ ज़्यादा देर तक पर्दों के पीछे नहीं रहता है। फैक्ट इज़ फैक्ट एंड यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि इनका अब ज़्यादा देर तक ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। BJP की बात करते हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेटहुड की बात यहाँ पे हो रही है कि कल भी BJP ने कहा कि कोई दुनिया की ताकत स्टेटहुड वापस नहीं दे सकती, सिर्फ एक वाहिद तंजीम है जो है BJP। लेकिन ऐसे में हमने देखा है कुछ ऐसी भी पार्टीज हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता है वो लोगों को एक बार फिर धोखा दे रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सवाल आपको अमित शाह से पूछना चाहिए। अगर आपको उसकी लास्ट स्टेटमेंट याद है कि उसने बोला था कि इलेक्शन से पहले हम स्टेटहुड को वापस रिस्टोर कर देंगे, तो तब भी एक झूठ था क्योंकि तब उनका अपना इलेक्शन था, तब उनका अपना MPs का इलेक्शन था। तो वो उस एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट्स अ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, अगर एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश का होम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देता है तो मुझे लगता है कि हमारी स्टेटमेंट पर आपको भरोसा ही नहीं होगा। तो उसके वर्ड्स पे आपको ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, जिसने इतना बड़ा झूठ बोला कि इलेक्शन से पहले। नहीं, वो कह रहे हैं हम ही वापस देंगे, अभी तक क्यों नहीं दिया? उन्होंने तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, जब उन्होंने लास्ट विजिट किया था, जब उन्होंने यहाँ पर कैंपेनिंग की थी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, तो उन्होंने तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में बोला कि हम 35A को जल्दी से जल्दी वापस कर देंगे और बिफोर इलेक्शंस वापस कर देंगे। अगर वो ये बोलते हैं, वो ये दावा करते हैं कि यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, तो फिर ये बीच में रजौरी पुंछ में क्लैश क्यों हो रहे हैं? फिर कुपवारा के जंगलों में क्यों क्लैश हो रहे हैं? वो तो बोलते हैं कि हमारा सारा सिस्टम ठीक है। तो आपको लगता है सिस्टम ठीक नहीं है? सिस्टम कहाँ ठीक है? इफ सिस्टम वुड हैव बीन फेवरेबल टू अस, माय यूथ वुड नॉट हैव बीन इन द डिप्रेसिव मोड। माय यूथ इज इन डिप्रेसिव मोड। नौजवानों को इनको जवाब देना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, सोपोर की बात करूंगा। जो सोपोर की लॉस्ट ग्लोरी है, क्या वो वापस आ सकती है कल को? अगर हम PDP की बात करें, आपकी बात मैं करता हूँ, सोपोर की बात करता हूँ तो मिनी सेक्रेटरी मुफ्ती साहब ने दिया 516 मीटर का ब्रिज मुफ्ती साहब ने इनॉग्रेट कराया था, हॉस्पिटल मुफ्ती साहब ने दिया था। तो ये लोग क्या दावा करेंगे? इनकी वजह से 1 लाख नौजवान इस वक्त कब्रिस्तानों में हैं। उन माओं को क्या जवाब देंगे? इनके ऊपर तो करप्शन केसेस हैं। मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि महबूबा जी के ऊपर 5 अगस्त 2019 के बाद की अगर बात करता हूँ, महबूबा जी के ऊपर 18 एजेंसीज को लगाया गया था, NIA, SIA, JKP, तरह की एजेंसी जितनी हिंदुस्तान में, वो तो करप्शन फ्री निकली। अब लोगों को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कितना बड़ा स्कैम चल रहा था और PDP कितनी साफ सुथरा पार्टी है। अगर PDP साफ सुथरा पार्टी नहीं होती, बेशक जो लीडर्स हमसे निकले थे वो उनने वापस रीजॉइन क्यों किया PDP? क्योंकि PDP एक वाहिद जमात है जो लोगों के जज्बातों की कदर करती है, जो आपकी बात करती है और जो मेरी बात करती है, जो आपके वकार की बात करती है, जो मेरे वकार की बात करती है। तीसरे फेज में यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, तो क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से आवाम? मेरी अपील यही रहेगी, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑन द बैक, दैट इज द वॉइस ऑफ यूथ। और नौजवानों की इस वक्त अब असेंबली बनेगी और नौजवान कायद होंगे और नौजवानों का काम होगा, उन नौजवानों का काम होगा जो PhD करके दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। उन नौजवानों की बात होगी जो PhD करके, जो डबल पोस्ट ग्रेजुएट करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके ऑटो चला रहे हैं, उनकी बात इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया ETV भारत के साथ बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।